हेलो बच्चों, हम वैधता का अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे अपना जो है वैधता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी पर आते हैं कि वैधता, जैसे कि मैंने बताया कि वैधता वह सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है ना। तो यह जो है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सहमति असहमति का जो है लक्षण है। तो इसी कड़े हमने वैधता की विशेषताओं का अध्ययन किया और अब हम देखते हैं कि वैधता पर संकट या क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी क्या है ना। तो आधुनिक युग में वैधता के संकट की बात कही जाती है। वस्तुतः वैधता का संकट परिवर्तन का संकट ही है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश के परिवर्तनों, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तो उसकी वैधता बनी रहती है। लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती है तो उसकी वैधता को आघात पहुंचता है। इसी प्रकार सत्तारूढ़ लोगों के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जब सत्तारूढ़ वर्ग अब व्यापक सार्वजनिक हितों की साधना के मार्ग को छोड़कर संकुचित न्यस्त स्वार्थों की साधना में लग जाता है, तब निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। जो स्थितियां राजनीतिक व्यवस्था के लिए संकटकारक बनती हैं उनमें से हम कुछ का जो है उसमें से प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। पहला है नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं, है ना। राजनीतिक विचार, मूल्य और आस्थाएं स्थिर नहीं होती। समय की गति के साथ नए विचार, मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते हैं। परिवर्तित परिस्थितियों एवं नए विचारों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है और यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाती उनकी वैधता के लिए संकट हो जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखें कि प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। बाद में लोकतंत्रात्मक विचारों का उदय हुआ। जिन राज व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप ढाल लिया उनकी वैधता बनी रही, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाई वहाँ हिंसा और रक्त क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार नवीन विचार, नवीन जो है मूल्य, है ना, आस्थाएं, ये जो है किसी भी समाज में वर्षों से चलित जो परंपराओं को, आदर्शों को, विश्वास को बदल देती हैं, जिससे कि जो शासन व्यवस्था का जो आधार होता है वो बिल्कुल बदल जाता है और ये जो है वैधता के लिए संकट बन जाती हैं। दूसरा है प्रमुख संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट, है ना। प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट। वैधता का संकट उस समय भी खड़ा हो जाता है जब नवीन आस्थाओं के कारण प्रमुख परंपरागत संस्थाओं या समूहों की स्थिति के लिए ही संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तब इन संस्थाओं और समूहों द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं वरन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। ईरान में के भूतपूर्व शाह द्वारा ईरान के आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने का जो कार्य किया जा रहा था उसने परंपरागत तत्वों, मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा कर दिया और इन परंपरागत तत्वों की संगठित शक्ति के सामने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था नहीं टिक सकी। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी समाज में परंपरागत मूल्यों, विचारों के लिए जब अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है तो उससे जो है वैधता को हानि पहुंचती है ना। तो ये जो है परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता के लिए खतरा बन जाता है। तीसरा है नवीन जो है गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश के द्वारा उत्पन्न समस्या,
है ना। जैसे कि समय की गति के साथ साथ समाज में नवीन प्रकार के समूह अस्तित्व में आते हैं। इन समूहों की इच्छा और आकांक्षा देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रभावशाली रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, यदि वे ऐसा कर लेते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ पुराना वर्ग इसमें कोई बाधा नहीं खड़ी करता, तब तक इन वर्गों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है, अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। जैसे युवक वर्ग और मजदूर संघ ऐसे ही नवीन वर्ग हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में उचित भूमिका सौंपी जानी चाहिए। प्रोफेसर लिप्सेट का मानना है कि वैधता के लिए दूसरे और तीसरे संकट का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि सामान्य रूप से व्यवस्था चाहे वैध रूप से प्रभावशाली हो, परंतु यदि किसी समय परंपरागत समूहों की स्थिति को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है या उभर रहे समूहों को राजनीति में प्रवेश करने की आज्ञा देने से किसी नाजुक समय इनकार कर दिया जाता है, तो व्यवस्था की वैधता के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आया समझ में। यानी नवीन समूहों, जब भी कोई नवीन समूह राजनीति में प्रवेश करता है तो इससे पुराने समूह के जो है उसको बाधा हो जाती है, और इन नवीन वर्गों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता अगर ये वो समायोजन कर लेती है तो वैधता में वृद्धि होगी, अन्यथा व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। चौथा है व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशंकाएं एवं आकांक्षाएं। जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, तब अनेक बार सामान्य जन उस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएं एवं आकांक्षाएं रखने लगते हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की इन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब उनकी वैधता का संकट खड़ा हो जाता है, और नव स्वतंत्रता प्राप्त अनेक एशियाई अफ्रीकाई देशों में यही स्थिति देखी गई है। पांचवा है प्रभावदायकता का अभाव, है ना। इसके अतिरिक्त जब राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा खतरा उस समय होता है जब राजनीतिज्ञ अपनी प्रभावशीलता को खो दें या उनकी प्रभावदायकता में कमी आ जाए। राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा तथा हितों में वृद्धि व दुष्टों का दमन होता है, और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था वह यह कार्य नहीं कर पाती तो उसकी वैधता मात्र कागजी बनकर रह जाती है। तो इस प्रकार से ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो कारण है वो किसी भी व्यवस्था में जो है वैधता का जो है संकट का कारण बनती हैं, और इससे जो है इसको निरंतर चुनौती जो है राज्य व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होती रहती है। तो अब हम ये देखते हैं कि वैधता के अर्जन एवं स्थिर रखने के क्या उपाय हम कर सकते हैं, है ना। यानी औचित्य पूर्णता की प्राप्ति तथा इसको बनाए रखने के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था को वे सब उपाय अपनाने चाहिए जो शासक वर्ग तथा शासित वर्ग के बीच विचारों, उद्देश्यों, मूल्यों एवं विश्वासों की एकता को बढ़ाने वाले हों। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि शासक वर्ग का आचरण इन स्वीकृत विचारों, उद्देश्यों, मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या है कि नवीन परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, है ना। जब भी किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता की स्थिति तभी बनती है जब राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल नहीं रहती। यानी वैधता का संकट जब होता है जब बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ नहीं रहे, है ना। और यदि वह अपने आप को इन बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेती है तो उसकी वैधता बनी रह सकती है ना। तो इसलिए उसको अपने आप को बदलती हुई परिवेश के अनुरूप ढालना चाहिए। दूसरा है परंपराओं की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ स्थापित परंपराएं होती हैं जो उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाओं और अधिकारी वर्ग के लिए उचित मार्ग यह है कि वे स्थापित परंपराओं की पवित्रता को भंग न करें, अपितु अपनी स्थिति को इन स्थापित परंपराओं के अनुरूप ढालें,
है ना। तीसरा है वैधानिक व्यवस्था की रक्षा। जिस विधान के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह ने राजनीतिक शक्ति ग्रहण की है, उसके द्वारा संबंधित विधि विधान के न केवल बाहरी स्वरूप वरन उनके आंतरिक स्वरूप अर्थात उसके आत्मा की भी रक्षा करनी चाहिए। व्यवस्था की वैधता बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि विधि विधान लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुरूप हो, और यदि राजनीतिक व्यवस्था का विधान और वैधानिक संरचनाएं लोगों के मूल्यों और कसौटी पर खरी न उतरे तो ऐसी व्यवस्था की वैधता लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती है। चौथा है व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा, यानी वैधता की व्यवस्था को बनाए रखने में नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति या वर्ग में चमत्कारिक व्यक्तिगत गुण हैं तो सामान्य जन नेतृत्व और व्यवस्था के प्रति सम्मोहन अनुभव करते हैं, व्यवस्था का प्रत्येक आदेश पालन करना अपना धर्म समझते हैं और व्यवस्था की वैधता अधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। अतः कौटिल्य से लेकर आधुनिक विचारक सार्त्र और मार्कुस तक ने इस बात पर बल दिया है कि सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा चमत्कारिक गुण प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। पांचवा है प्रभावकता में वृद्धि, है ना। आधुनिक युग में किसी भी व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का बहुत प्रमुख साधन है उसका प्रभावी होना। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। जब सामान्य जन यह अनुभव करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था उनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि करने की इच्छा रखती है तो ऐसा करने में सक्षम है, तो व्यवस्था की वैधता बहुत अधिक बढ़ जाएगी और लंबे समय तक बनी रहेगी। छठा है लोकतांत्रिक ढांचे में राजनीतिक संस्थाओं को सशस्त्र सेनाओं से पृथक रखना, यानी लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिक सत्ता या जनता की प्रतिनिधि सत्ता की सर्वोच्चता हो और सैनिक सत्ता नागरिक सत्ता के अधीन रहे, है ना। या ये नहीं है कि भाई लोकतंत्र में तानाशाही जैसा व्यवहार किया जाए, हमेशा नागरिकों को जो लोक प्रभुता को सर्वोच्चता दी जानी चाहिए, है ना। लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत वैधता की बनाए रखने के लिए इसका पालन किया जाना आवश्यक है, और यदि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक संस्थाओं से दूर न रखा जाएगा तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता का संकट बना रहेगा। तो इस प्रकार जो है वैधता जो है की अवधारणा जो है वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि वह अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप बदलती है तो इससे उसकी वैधता में वृद्धि होगी, और नेतृत्व वर्ग के व्यक्तिगत चमत्कारिक गुणों के द्वारा भी राजनीतिक वैधता प्राप्त की जाती है। तभी वो व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और स्थायी हो सकेगी। क्योंकि राजनीति विज्ञान का संबंध शक्ति संबंधों और सत्ता से है, तो इसलिए उसमें वैधता का जो होना अति आवश्यक है, और वैधता यदि उसकी खत्म हो जाएगी तो राजनीतिक अस्थिरता और जो है संकट को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार जो है वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है, और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तभी बनी रह सकती है जब वह जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जनसाधारण का अविश्वास प्रकट होगा तथा मौजूदा शासन को पलटने के लिए क्रांति हो सकती है। धन्यवाद।